दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। मैं इंडियन नेवी का वेटरन कमांडर सुधीर कुमार आज आपके समक्ष एक विवेचना लेके आ रहा हूं कि 12 दिन, आज 12वां दिन शुरू हो गया है इसराइल यूएसए के वॉर का अगेंस्ट ईरान। तो इसमें जो सिचुएशन जिस तरीके से उभरती हुई नजर आ रही है कि एक तरीके से मिलिट्री में सुपर पावर होने वाले यूएसए को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं ईरान के खिलाफ। उसके साथ में एक और सशक्त आर्मी जो है इसराइल के साथ में खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ईरान वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, काफ़ी सिटीज जो हैं वो इसराइल के वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। कोलोसल डैमेज है वहाँ पे। हाइफा हैं और दूसरे जो सिटीज़ हैं उसमें जो दिनचर्या में आने वाले जो है ना फ्यूल के लिए वहाँ की ऑयल की सप्लाई लाइंस पर अटैक किया जा रहा है। इसी तरह हाइफा में जो रिफाइनरी और स्टोरेज था उस पर अटैक किया गया है। लेकिन इन सभी का स्वरूप किस तरीके से उभरा है, मैं अपने पहले पॉडकास्ट में भी आपको बताता रहा हूँ कि जल, पानी एक तरीके से वेपनाइज किया जा रहा है और जो पानी है उसकी क्षमता जो है वो एक तरीके से एटॉमिक बॉम्ब और आई विल से इवन हाइड्रोजन बॉम्ब, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा पावरफुल आज वो हो गया है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि क्यों हो गया है और आप उसमें अपने सुझाव देंगे, आप सजेशन देंगे कि आपकी क्या राय है इस बारे में। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जरा आप देखिए, सबसे पहले तो यूएस ने एक गलती करी कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को वेल डिफाइंड बगैर किए हुए ये अटैक किया। शायद मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि विद इन ए वीक और 4 डेज हम जो है ना वो ईरान को इनकैपेसिटेट कर देंगे। निश्चित ही 10 दिन के वॉर के बाद में ये है कि नेवी की क्षमता, ईरान की एयरफोर्स की क्षमता वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। 100% मैं मानता हूं आज 10 दिन के बाद। और उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन ईरान की जिस तरीके से वहां की टॉप लीडरशिप और सेकंड रंग की लीडरशिप को जिस तरीके से एसिसनेट किया है, जो एक करीब 100 के करीब जो F-35 प्लेन इसराइल 40 इसराइल के और बाकी जो है ना यूएस के जिस तरीके से उन्होंने IRGC का हेडक्वार्टर्स अयतुल्ला खमेनेई जो वहाँ के सुप्रीम रिलीजियस लीडर थे उसको लिक्विडेट किया और फिर सेकंड रंग में जो थे उनको किया। और अब जो अयतुल्ला खमेनी के जो नए जो सुपुत्र 67 ईयर्स ओल्ड हैं वो भी एक स्ट्राइक में एक तरीके से उनको भी चोट पहुंची है। वो हम अभी नहीं कह सकते कि कितने घायल हैं वो इस स्थिति में रहेंगे भी या नहीं कि वो वॉर का संचालन कर सके। लेकिन दोस्तों, ईरान की जो कैपेसिटी है, क्यों उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी तक वो क्यों चला पा रहा है और किस तरीके से वो ड्रोन को जो है ना छोड़ पा रहा है, इनके जितने अमेरिका ने तो अपने एक तरीके से दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट करियर और उसके जो फ्लीट हैं, जो सपोर्टेड फ्लीट है, उसको काफ़ी 2000 किलोमीटर अलग कर दिया है। और जो उसका जेराल्ड फोर्ट जो एक तरीके से इसराइल को कवरेज दे रहा था उसको भी उसने अलग कर लिया है। और उसने डिक्लेयर किया है कि उसने अपने मिडिल ईस्ट के जितने बेसिस थे उनको भी खाली किया है। शायद वो उसकी एक स्ट्रेटेजी हो सकती थी। और वहाँ पे जो रडार थे वो कहने में ये आ रहा है कि बहरीन के अंदर जो है ना वो एक उनका बहुत ही पावरफुल एक एयर डिफेंस का जो पावरफुल रडार था जिसकी कॉस्ट यूएस डॉलर्स जो है ना 1.2 बिलियन थी, वो भी उनका जो है ना ईरान ने एक तरीके से ध्वस्त किया।
और एक और जगह उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो लगा हुआ था, उसको भी ध्वस्त किया। और वो शायद अब अपने इन एसेट्स को यूरोपियन यूनियन वेस्ट से निकाल कर अपने और जो उनके एस्टेब्लिशमेंट्स हैं पूरे अराउंड द वर्ल्ड, तो उससे निकाल के शायद वो फिर मिडिल ईस्ट में, और उन्होंने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके फ्लीट को भी उन्होंने पोजीशन किया है ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन आज सोचना पड़ेगा कि कल या परसों जो एयर स्ट्राइक में यूएस को पता होते हुए भी, एक तो यूएस ने पहली गलती यही करी थी कि उनकी लीडरशिप को जो है ना पहले ही दिन जो है ना एक तरीके से एसिसनेट किया था, तो सब एक तरीके से नहीं एग्जिस्ट करती, तो बातचीत किसी से नहीं हो सकती। और जो ईरान के अब 31-32 जो ठिकाने हैं, वो जो इंडिपेंडेंट उसने अपने फोर्ट्रेस बनाए हुए थे, जहाँ पे उनका इंडिपेंडेंट स्टॉक है बैलिस्टिक मिसाइल्स का और दूसरे तरह के हथियारों का, ग्राउंड बेस्ड हथियारों का और ड्रोन को छोड़ने के लिए, वो हेवायर गया है और वो अपने अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल, सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ईरान का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था उसमें भी सिनर्जी नहीं दिखाई रही है, वो भी एक तरीके से बिखर गया है। तो ऐसे उसमें क्या हुआ है कि ईरान ने एक चीज का प्रयोग किया है कि हम तो गए, हम दूसरों को भी ले डूबेंगे। तो इस सिद्धांत का और इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उन्होंने जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो है ना वो सिविलियन ठिकानों पर, वहाँ के एयरपोर्ट्स पर, वहाँ की ऑयल रिफाइनरीज पर बड़ी बड़ी पर स्ट्राइक किया है, तो ये एक उनकी बहुत ही सोची समझी एक तरीके से स्ट्रेटेजिक जो प्लान थी, जो पहले से ही उन्होंने बना रखी थी, शायद किसी ने उसको नहीं सोचा था। दूसरा, किस तरीके से डिफरेंट मटेरियल्स के वो 30 से 40 प्रकार के ड्रोन्स बना सकते हैं, और जिसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक जाती है, और वो 40 से 50 किलोग्राम के जिस तरीके से विस्फोटक वो सामग्री लेके, एक्सप्लोसिव ले जाकर वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है। और उनको गिराने के लिए वो सिर्फ 30,000, 40,000, 50,000 डॉलर का जो है एक ड्रोन की कीमत है, और जिसको डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। एज आई सेड कि उनको जो है ना वुड से, कंपोजिट मटेरियल से, और जो एक तरीके से इवन पेपर है उसको स्ट्रेंथन करके जो मटेरियल आते हैं केमिकल्स के साथ में, उसके साथ भी बनाए गए हैं, तो बहुत ही लाइट वेट है। उनको छोड़ने के लिए किसी एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वर्टिकल टेक ऑफ करने वाले हैं। और वो जो ईरान की कॉम्बैट यूनिट्स हैं जिसमें पूरा ईरान डिवाइडेड था, वो अपनी अपनी जोग्राफिकल लोकेशन से इनको लॉन्च करके उन्होंने मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज थे, जीसीसी नेशंस या अमेरिका के जितने वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट थे, उस पर काफ़ी भारी डिस्ट्रक्शन किया है। लेकिन न, अब सबसे बड़ी गलती जो अमेरिका ने की है, शायद कल या परसों, वो बगैर सोचे हुए जिस तरीके से डेसिलेशन प्लांट जो है ईरान का एक उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, उस पर एयर स्ट्राइक करी है, तो उससे जो उनकी सप्लाई आती है ईरान की, काफ़ी सिटीज़ के अंदर जो है वो समुद्र से आती है। डीसैलिनेशन जो उनके प्लांट हैं वो समुद्र से रिवर ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा वो पानी को साफ करते हैं और फिर पोर्टेबल पानी को पीने के लिए देते हैं। तो ये एक आइलैंड पे जो है ना उनका एक छोटे से टापू के ऊपर जो था ये पानी का डिसैलिनेशन प्लांट था, जिसको डिस्ट्रॉय किया और उससे 30 गांव की जो है ना सप्लाई वो बिल्कुल अवरुद्ध हो गई है, और वहाँ पर उनको इवैक्यूएट करके दूसरी जगह जो है ना ले जाया जाएगा। तो इससे क्या है कि सबसे बड़ा जो खतरा पैदा कर दिया है अमेरिका ने, अब वो ईरान के जब डिसैलिनेशन प्लांट को उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है, तो ईरान के दिमाग में भी ये बात आ गई है कि मैं भी उनके ऊपर कर सकता हूँ। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आपको पता होगा कि उनके सारे जितने भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, चाहे वो दुबई हो, आबू धाबी हो, दोहा हो, रियाद हो, जड्डा हो, ये सारे जितने भी हैं, रियाद तो बहुत ही ज़्यादा, ये सभी जो है करीब 65% से लेके 85% वाटर जो है
ये सभी डीसैलिनेशन प्लांट के द्वारा आता है। और इस पूरे रीजन में शायद मेरा मानना है कि 200 से 300 के करीब जो है ना वो बड़े छोटे और मीडियम लेवल के प्लांट्स हैं, और जिनकी सप्लाई लाइन जो है वो समुद्र से करीब 500 से 700 किलोमीटर की तरफ गई हुई है। यदि ऐसा हुआ और ईरान ने यदि अपने ड्रोन से इन सिटीज के जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो बहुत ही आसानी से हिट किए जा सकते हैं, वो सारे कोस्टल एरिया की तरफ है और वो काफी नजदीक पड़ते हैं, मेरे ख्याल से 150 या 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक है, जो बिल्कुल स्ट्राइक पावर के अंदर जो है ना वहां पे ईरान स्ट्राइक कर सकता है। दोस्तों, यदि ऐसा हुआ तो पानी की किल्लत इतनी बड़ी हो जाएगी कि न्यूक्लियर वेपन से इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आप रियल में जो है ना थर्मोन्यूक्लियर वेपन यूज करें किसी के खिलाफ। लेकिन पानी से जो किल्लत होगी, पानी से वो सारे सिटीज, उस सारे देश की इकोनॉमी एक तरीके से बर्बाद हो जाएगी, और उसकी इकोनॉमी बर्बाद होगी तो आप सोचिए कि वहां पे जो जनता है, यदि उनको पीने का पानी ही नहीं मिलेगा तो वहां पे जो उनकी डिफेंस है उनको किस तरीके से, जब पीने पानी की सप्लाई नहीं है, क्या वो सिटीज के सिटीज को इवैक्यूएट करेंगे, किस तरीके से खाली करेंगे। और यदि डीसैलिनेशन प्लांट में डिस्ट्रक्शन होता है तो उसको रिपेयर कराने के लिए भी जो समुद्री मार्ग हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या उसके आसपास के कोस्टल सिटीज हैं, वो अंडर अटैक है। बाई एयर कितनी सप्लाई जो है ना हो सकती है उनको रिपेयर के चीजें जो है ना लाने में, और रिपेयर में यदि 5 से 7 दिन का जो है ना वो टाइम लगता है तो इन रिसोर्सेज को जुटाने के लिए वॉर के अंदर कितना टाइम लग सकता है, जबकि इन सिटीज की जो कैपेसिटी है स्टोरेज की और उसको फीड करने की वो 3 से 7 दिन की है। तो 7 दिन के अंदर रिपेयर होना भी उनका बहुत ही मुश्किल है। वो बहुत ही वल्नरेबल टारगेट्स हैं, क्योंकि एक डिसैलिनेशन प्लांट जो है ना वो समुद्र के अंदर है, और समुद्र के अंदर से उसको जो है ना साफ करके मेम्ब्रेन्स के द्वारा जो है ना फिर वो रिवर ऑस्मोसिस प्लांट में लिया जाता है, जो एकदम एडजॉइनिंग लैंड एरिया में। फिर वहां से उसको साफ कर कर 2-3 जो है ना एक तरीके से मेम्ब्रेन्स उसमें होती हैं रिवर ऑस्मोसिस प्लांट में। फिर उससे जो है ना उसको फर्दर जो है ना उसमें कुछ केमिकल्स प्रोसेसिंग और रिवर ऑस्मोसिस उसको साफ करके इम्प्योरिटीज को साफ करके उसमें सर्टेन केमिकल्स जो होते हैं, जो समुद्र के पानी में, जो खारा पानी बिल्कुल भी पोर्टेबल नहीं हो सकता, मनुष्य उसमें सरवाइव नहीं कर सकता, तो उससे जो है ना साफ करके फिर वो 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 700-800 किलोमीटर तक जो सिटीज के अंदर पाइपलाइन से, वो भी बिल्कुल सारे सॉफ्ट टारगेट हैं। यदि ऐसा हुआ तो शायद किसी ने परिकल्पना भी नहीं की होगी कि किस तरीके से जल को, पानी को, वो एक थर्मोन्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा, एक हाइड्रोजन बॉम्ब से भी ज्यादा जो है ना, आप एटम बॉम्ब को तो छोड़िए, उससे भी प्रबल, उससे भी घातक हथियार जो है ना, एक आप कहिए कि मोस्ट पावरफुल वेपन इज अवेलेबल नाउ इन दिस वॉर। यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। और आप सोचिए कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से एक इनसिक्योरिटी बढ़ी है कि वहाँ पे यूएस के सारे जितने उनको सिक्योरिटी प्रदान करने वाले क्षेत्र थे उनको इवैक्यूएट किया जा चुका है। ये दूसरी बात है कि अमेरिका फिर अपनी पोजीशनिंग इन्हीं कंट्रीज में कर रहा है और उनको आश्वासन दे रहा है कि हम ही आपकी सुरक्षा करेंगे। तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी जो नए रडार्स हैं उनकी भी रिपोजिशनिंग कर दी जाएगी, और ज़्यादा प्लेन जो है ना उस साइड में पहुँचे गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ गया है। तो इस एयरक्राफ्ट, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आने से जो उनकी स्थिति है तो वो डेफिनेटली और ज़्यादा अटैक करेंगे। लेकिन ईरान के ऊपर एक तरीके से ईरान में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। वहाँ पे जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल उनके पास था उसको भी लोकेट किया जा चुका है। तो ईरान के ऊपर और भी कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन यदि हो तो उसमें उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लीडरशिप के चेंज, रिजीम चेंज होने का सपना शायद नहीं हो रहा है। और यदि ईरान कल को जो है ना एक तरीके से, अब अमेरिका ने भी साउंड किया है कि शायद वो इस वॉर को रोकने की कोशिश करेंगे, अब ये ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अपना रीपोजिशनिंग अपने वेपन सिस्टम की कर रहा है।
तो इन सभी से, और जो अमेरिका की एक फिर दूसरी बड़ी सबसे बड़ी गलती हुई है, जो उसने डिसैलिनेशन प्लांट को ईरान के हिट किया है, तो उससे सभी जो हैं वो एक तरीके से बहुत ही प्रबल रिस्क, और मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटी की सिचुएशन या सबसे बड़ा रिस्क, खतरा, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज और वहाँ के जितने 5-6 जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उसमें आ गया है। यदि ईरान ने ठान लिया तो वो अपने ड्रोन से उनको ईजिली उनके डेस्टिनेशन प्लांट को या उसकी सप्लाई लंबी लाइंस को, इनको जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, और पानी की किल्लत से वहाँ पे त्राही त्राही मच जाएगी। और ये एक तरह से बिल्कुल वर्ल्ड वार के रूप में ही अब देखना चाहिए, क्योंकि 30 कंट्रीज ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मेरा मानना है कि अब एथनिक एक तरीके से जो वॉर के कुछ प्रिंसिपल्स थे, यूएन के प्रिंसिपल्स थे, कि आप जो रोजमर्रा में जो कंजम्पशन की चीजें हैं, जो बहुत ही ह्यूमन के लिए जीवित रहने के लिए जो है ना उनको जरूरत है, तो उनको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। जैसे पानी के स्रोत हैं, या आपके जो तेल के क्षेत्र हैं, स्टोरेज हैं, इन सभी चीज़ों को, या ऐसे मार्केट और सब्जी के, और जहाँ पे जो है ना कमोडिटीज़ हैं, मॉल्स हैं, ऐसे सिविलियन टारगेट्स को हिट ना किया जा सके। लेकिन अब ये वॉर उन सभी बाउंड्रीज को तोड़ चुका है। अभी तो देखना है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की सबमरीन्स को भी उसमें रिपोजिशनिंग किया है, कि क्या उसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग भी क्या इसमें हो सकता है, देखना पड़ेगा। लेकिन एट प्रेजेंट जो है ना वो जल पानी एक तरीके से वो सुपर एटम बॉम्ब, मतलब एक बहुत ही सुपर पावरफुल वेपन एक तरीके से उभर के आया है। और यदि युद्ध रणनीति में ईरान ने भी उसका प्रयोग किया, और फिर प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और इजराइल ने भी एक दूसरे के ठिकानों पर, पानी के ठिकानों पर, क्योंकि रिफाइनरीज और ऑयल के क्षेत्र, ऑयल की लाइंस पर और ऑयल के स्टोरेज एरियाज पर तो ऑलरेडी अटैक एक दूसरे के चल रहे हैं। तो दोस्तों, इतना ही मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये युद्ध जो है ना कितने एक तरीके से क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया है, बहुत ही बड़ा खतरा पूरे विश्व को है। और ये युद्ध जितना खिंचेगा तो उससे और ज़्यादा प्रभाव जो है ना सप्लाई चेन पे पड़ेगा, और सप्लाई चेन से बड़ा, इतने बड़े बड़े सिटीज़ को यदि इवैक्यूएट करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क होगी वॉर के अंदर। और खाने पीने की चीज़ों का भी, और आइटम्स का, और पूरा का पूरा ट्रेड सिस्टम जो है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिस्टम्स जो है ना देशों को, और इससे यदि ये एक महीना चलता है तो डेफिनेटली रिसेशन आएगा, और रिसेशन के बाद में हो सकता है कि डिप्रेशन में भी काफ़ी देश जो है ना चले जाएंगे। तो यदि आपको ये मेरी एनालिसिस पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, धन्यवाद।